Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ 17 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु को-चेयर्ड द फर्स्ट वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट? बताइए ज़रा। इससे पहले आप जैसे वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट की हम बात कर रहे हैं, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, और जो स्किल्स होंगे ना, वो ऐसा नहीं कि कुछ भी स्किल्स होंगे, क्वालिटी के हिसाब से अप टू द मार्क वो स्किल्स होनी चाहिए और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से वो स्किल्स होनी चाहिए, ताकि जब लोग ये स्किल्स लेके बाहर हो, जब इनका ये कोर्स कंप्लीट हो, जो स्किल्स प्रोवाइड करने का गोल है वो पूरा कंप्लीट हो, उसके बाद लोगों को ईजिली एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जब वो इंडस्ट्री में जाएं और अपनी स्किल्स की बात करें तो ईजिली उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इसीलिए ये लॉन्च किया गया। और याद रखेंगे, ये क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में हम स्किल्स के लोगों को, जब दूसरी कंट्रीज़ में हम जाते हैं, बच्चे जा रहे हैं, आप ये भी देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से एक कल ही डाटा एक रिलीज़ किया गया कि जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं वो बच्चे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया से वो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने जाएं, और इंडिया से आप देखेंगे जो माइग्रेशन है दूसरी कंट्रीज़ में वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन कि हु को-चेयर्ड द फर्स्ट वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट? तो याद रखेंगे पीयूष गोयल जी एंड धर्मेंद्र प्रधान, इन दोनों के द्वारा मिलके आपका पहला फर्स्ट वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट को अभी को-चेयर किया गया। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी की बात करें, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, और पीयूष गोयल जी क्या है, हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब यहीं पे एक और चीज़ आ जाती है कि ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। इट वॉज ऑर्गेनाइज, ये पहली वर्चुअल ग्लोबल समिट, स्किल समिट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी? तो 4 मिनिस्ट्री आपको यहाँ याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये 4 मिनिस्ट्री के द्वारा आपका मिलके ये ऑर्गेनाइज कराया गया था फर्स्ट वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट। एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पे 10 इंडियन एम्बेसडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जहाँ इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस समिट में, ताकि इस स्किल डेवलपमेंट समिट से
कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल सके। जो 10 यहाँ पे समिट रहेंगी, जो 10 कंट्रीज़ की मैंने बात की, इंडियन 10 एम्बेसडर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, मॉरिशियस, सिंगापुर, तंजानिया एंड यूएई एंड यूके रहेंगे। ऑलराइट, तो चलिए आप देख सकते हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी, इन्होंने को चेयर किया पहला वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट को टू फैसिलिटेट द ओवरसीज मोबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, वेयर वॉज द M&M's फार्म मशीनरी प्लांट इनॉग्रेटेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, M&M का फार्म मशीनरी प्लांट कहां पे इनॉग्रेट किया गया था? वो है पीथमपुर इन मध्य प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे, लोकेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, फिर जो ये नया फार्म मशीनरी डिवीजन है ना, इससे क्या है, यहां पर आपके फार्म रिलेटेड टेक्नोलॉजी को, इक्विपमेंट्स को डेवलप किया जाएगा। और यही इक्विपमेंट जैसे अगर देखा जाए तो कंबाइन हार्वेस्टर्स, 1200 कंबाइन हार्वेस्टर्स डेवलप किए जाएंगे एक साल में, 3300 राइस ट्रांसप्लांटर्स डेवलप किए जाएंगे। और इसी की मदद से, इस मशीनरी प्लांट की मदद से कुछ 1100 यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। यही इक्विपमेंट जो ये डेवलप करेंगे, इनको एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ठीक है, इन सभी जगह पर एक्सपोर्ट भी किया जाएगा इसी पर्टिकुलर फैसिलिटी की मदद से। ठीक है, तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, पीथमपुर इन मध्य प्रदेश में आपका M&M फार्म मशीनरी प्लांट इनॉग्रेट किया गया है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। यहां पर आप देख सकते हैं M&M का फार्म मशीनरी प्लांट पीथमपुर इन मध्य प्रदेश। ठीक है, और इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया था, जो कि हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे। और याद रखेंगे ये बिगेस्ट फैसिलिटी है फॉर फार्म इक्विपमेंट्स आउटसाइड पंजाब। 1200 कंबाइन हार्वेस्टर, 3300 राइस ट्रांसप्लांटर्स और 1100 लोगों को यहां रोजगार देने की बात की गई। एंड इट विल ऑल्सो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट टू टोटल ग्लोबल मार्केट्स इन एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। बेल के द्वारा भी एक 5 MOU साइन किए गए हैं डिफेंस कंपनीज के साथ, 5 डिफरेंट कंपनीज के साथ। अब जैसे आप देखते हैं कि हम पहले इंपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देते थे, हमें इंपोर्ट कराना पड़ता था डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड टू डिफेंस प्रोडक्ट, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पार्ट्स हो। लेकिन अब इंडिया का जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, वो चेंज हो गया है। अब इंडिया एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है और इंडिया ने बोला कि जो डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको अपनी कंट्री में ही डेवलप करेंगे, उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 5 डिफेंस कंपनीज के साथ टाई अप किया गया। आप ये देख सकते हैं MOU साइन किए गए हैं, ताकि वेरियस प्रोडक्ट्स को बनाएं, उनको इक्विपमेंट्स में लगाएं एंड उनको फिर डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट वर्ल्ड में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हम उनको एक्सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मार्क करेंगे युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, याद रखेंगे किन 2 कंट्रीज के बीच में हुई थी? इंडिया एंड USA के बीच में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली थी। ये 18th एडिशन था आपका इस एक्सरसाइज का, युद्ध अभ्यास का, इंडिया एंड US के बीच में। एक और चीज, इंडिया और US की आर्मीज के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी, नेवी, एयरफोर्स नहीं, आर्मी के द्वारा। फिर क्वेश्चन आ जाता है लोकेशन। लोकेशन रहेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका लोकेशन रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। उत्तराखंड में 18वां एडिशन आपका की एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, उत्तराखंड में कहां पर? औली, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और औली की बात करें तो काफी अच्छा, ये एक हिल स्टेशन भी है। ये एक्सरसाइज आपकी 15 डे लॉन्ग एक्सरसाइज थी, जो कि 16 नवंबर से लेके 2 दिसंबर के बीच तक ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगी। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गया 18वां एडिशन। अगर 17वीं एडिशन की इसकी बात करूँ तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? अलास्का में हुई थी, USA में। एक और चीज, ये एक्सरसाइज अब उत्तराखंड में क्यों हो रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं जो चाइना के लोग हैं, जो चाइना की आर्मी है, वो कुछ ज्यादा ही इंडिया में घुस रही है। ठीक है, इंटरवेंशन कर रही है चाइनीज। सो उनको भी चेक रखने के लिए, उनको भी एक कंट्रोल में रखने के लिए, कि उनको भी दिखाने के लिए कि इंडिया किसी से कम नहीं है, ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है टू
शोकेस ऑफ अ फोर्स भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो ये हो गया 18वां एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास, उत्तराखंड में आर्मीज के बीच में हुई। ठीक है, और कहां पर, औली में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुई, उत्तराखंड में हुई। और ये 18वीं एडिशन है एक्सरसाइज का, युद्ध अभ्यास का, जो कि 15 दिन लंबी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। काफी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किन के द्वारा लॉन्च किया गया है। 3 इन्वायरमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको रिलीज किया गया। पहला जर्मन वॉच, दूसरा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और तीसरा आ जाता है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इन तीनों के द्वारा मिलके आपका ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज किया गया 2023 के लिए। और इसमें इंडिया की रैंक रहेगी क्या, 8th। ठीक है, इंडिया 8th पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री, डेनमार्क। ठीक है, और हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक रियल फिनोमिना है, ग्लोबल वार्मिंग एक रियल फिनोमिना है, जिसकी मदद से आप देख रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। इवन कल हमने पढ़ा था कि जो एशियन रीजन है वहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर राइज हमें देखने को मिल रहा है वो एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यूरोप में हम देखेंगे तो आपने देखा कितनी ज़्यादा बाढ़ आ गई, तो कितना ज़्यादा फ्लडिंग हम सूखा देखने को मिला, आपने ड्रॉट्स देखने को मिले यूरोप में। फ्लडिंग तो कहाँ पे आई थी, पाकिस्तान में आई थी, लेकिन इससे पहले यहाँ पे भी सूखा पड़ा था। और मैंने आपको कल फिनोमेना बताया था कि अगर कोई ज़मीन बहुत टाइम से सूखी हो, ठीक है, और उसके ऊपर एकदम बहुत बारिश हो जाए, तो ये नहीं होता कि पानी ज़मीन सूख लेगी, तो वो पानी ऊपर एक फ्लो करने लग जाता है, क्योंकि अंदर वो ना सूख चुकी है बिल्कुल। जो जैसे रूट्स होती हैं, जो रूट्स एक नेटवर्क बना देती हैं कि वाटर को भी फ्लो करने के लिए, वहाँ पे ऊपर कुछ है ही नहीं, कोई ट्री नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, रूट्स नहीं है नीचे जिससे फ्लो हो सके पानी का नीचे ईजिली, तो वो पानी ऊपर ही रहता है। और जिससे क्या देखते हैं हम, बहुत ज़्यादा बारिश होने से वहाँ पे फ्लडिंग हो जाती है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 के 3 इन्वायरमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा रिलीज किया गया था। और इंडिया की पोजीशन रहेगी 8th और टॉप किया यहाँ पे डेनमार्क ने। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात कर रहे हैं लार्जेस्ट डाटा सेंटर्स मार्केट्स इन एशिया पैसिफिक रीजन। डाटा सेंटर मार्केट्स क्या होती हैं? डाटा सेंटर को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम क्लाउड की बात करते थे। क्लाउड क्या है, यहाँ पे काफी सारे ट्रांजिस्टर रजिस्टर्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, डाटा को प्रोसेस करने का काम करते हैं। इवन अगर मैं बात करूँ गूगल का गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अमेजोन का AWS, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, ये सब क्या होते हैं, काफ़ी सारे बिजनेसेस को ऑनलाइन ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने घर पे अपने सेटअप मत रखिए, अपने घर पे आप अपने इन प्रोसेसर्स को मत रखिए, हम प्रोसेसर्स को मेंटेन करेंगे, आप अपनी सर्विस हमसे ले लीजिए। ये क्या करते हैं, जैसे मान लो डिमांड होगी वेबसाइट पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, तो ये क्लाउड की मदद से ही, ये रजिस्टर्स की मदद से ही, ये ट्रांजिस्टर्स की मदद से ही आप इजीली उस डिमांड को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आप ज़्यादा डिमांड हो गई तो आप ज़्यादा लोगों को वो फीड दे सकते हैं, ज़्यादा स्पेस दे सकते हैं, ताकि सिस्टम उनका ईजिली रन कर सके। कम हो गई तो वो कम हो जाएगा, जब वो यूज़ में होंगे तब वो पे करेंगे, जब वो यूज़ में नहीं है तो उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे डाटा सेंटर्स, ताकि लोगों के डिमांड को पूरा किया जा सके, 3 इंडियन सिटीज़ में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं इन द एशिया पैसिफिक रीजन। वो है हैदराबाद, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। अभी एक डाटा रिलीज किया गया था नाइट फ्रैंक डाटा सेंटर रिपोर्ट के हिसाब से, ये 3rd क्वार्टर का डाटा था 2022 के लिए, जिसमें बताया गया कि इंडिया की 3 सिटीज़, हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है, चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, एंड न्यू दिल्ली जो कि पार्ट है दिल्ली का ही, जो कि यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर ये आपके 3 टॉप मोस्ट डाटा सेंटर मार्केट्स हैं इन द एशिया पैसिफिक रीजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क करेंगे। और ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया ये भी पूछा जा सकता है, तो ये नाइट फ्रैंक डाटा सेंटर के द्वारा क्वार्टर 3rd का 2022 का ये डाटा रिलीज करा गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं ESEF स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इनको अभी बेस्ट इन क्लास रेटिंग फॉर ESG, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस प्रैक्टिस के लिए
मुंबई महाराष्ट्र के हेडक्वार्टर में केयर एज रेटिंग्स के द्वारा, बाय केयर एज रेटिंग्स के द्वारा अभी सम्मानित किया गया फॉर द बेस्ट इन क्लास फॉर ESG रेटिंग्स। आई रिपीट, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को बेस्ट इन क्लास की रेटिंग के हिसाब से फॉर एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस रेटिंग के हिसाब से क्या सम्मानित किया गया। इनको मतलब इस बेस्ट इन क्लास से उनको बोला गया कि ये बेस्ट है इन द क्लास, क्या, ताकि ये जो आपका एनवायरमेंट का भी ध्यान रख रहे हैं, सोशल का भी और गवर्नेंस का भी। और ये किसके द्वारा इनको बेस्ट इन क्लास का खिताब दिया गया? केयर एज रेटिंग के द्वारा, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। और ये फर्स्ट इंडियन मेंबर बैंक है जिसको ग्लोबल अलायंस ऑन बैंकिंग ऑन वैल्यू से भी आप कह सकते हैं इस पे निर्भर डिपेंडेंट है ये, ग्लोबल अलायंस ऑन बैंकिंग ऑन वैल्यूज। और GAVB ये ऑब्जर्व्ड बैंकिंग ऑन वैल्यूज डे। GAVB बैंकिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 नवंबर को। तो इसके बारे में क्या क्या चीज याद रखनी है? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनको बेस्ट इन क्लास की रेटिंग अवॉर्डेड विद द बेस्ट इन क्लास रेटिंग फॉर ESG एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर केयर एज रेटिंग्स के द्वारा। ठीक है, फिर याद रखेंगे ESEF इज पाइवटिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रीन वॉशिंग और फेकिंग ESG क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अब ये ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि किसी भी कंपनी ने बोला कि जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ना वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हार्म कर रहे हैं। तो मतलब वो फेक प्ले कर रहे हैं, फाउल प्ले कर रहे हैं, वो अपने कस्टमर्स को धोखा दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ठीक है, और फेकिंग ESG क्रेडेंशियल, तो इनके खिलाफ भी ये वर्क कर रहे हैं। तो याद रखेंगे बेस्ट इन प्रैक्टिस रेटिंग फॉर एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस के लिए ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को अभी अवार्ड किया गया बेस्ट इन क्लास बाय केयर एज रेटिंग्स। नेक्स्ट, 9 स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स। वॉस्ट्रो का अकाउंट क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज के लोग या दूसरी कंट्रीज के लोगों को या बिजनेस को या गवर्नमेंट को अगर ट्रेड करना है इंडिया के साथ, तो वो अपना अकाउंट इंडिया में आके ओपन करेंगे। ये हो गए वॉस्ट्रो अकाउंट, और वो फिर ट्रेडिंग होगी रुपीज में, ताकि रुपीज में ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए ये किया गया। अब नॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होता है? नॉस्ट्रो अकाउंट हो गया कि इंडिया को किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना है, तो हम इंडिया से नॉस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे उनकी कंट्री में जाके, उनकी कंट्री में इंडिया का एक बैंक अकाउंट होगा। और वोस्ट्रो अकाउंट क्या होगा? इंडिया में उस कंट्री का अकाउंट होगा जिसको हमारे साथ ट्रेड करना है। तो अभी रशिया और इंडिया के बीच में हम ट्रेडिंग बढ़ते हुए देख रहे हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रशिया ने अपने काफी सारे, हम 9 स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट्स को कह सकते हैं, उन्होंने इंडिया में ओपन किए ताकि रुपीज में ट्रेड हो सके, और इसके लिए अप्रूवल मिला RBI से। तो 9 बैंक्स देखें तो सर्ब बैंक एंड VTB बैंक, ये 2 टॉप बैंक्स है रशिया में जिन्होंने अपने ऑफिसेस खोले इंडिया में। फिर रशिया का गैज़प्रोम बैंक, इन्होंने भी ब्रांच नहीं थी लेकिन स्टिल इन्होंने अपना अकाउंट खोला इन यूको बैंक कोलकाता में। और 6 डिफरेंट रशियन बैंक्स, इन्होंने भी अपने अकाउंट खोले इन इंडसइंड बैंक। इससे क्या होगा, जब रशिया को इंडिया से ट्रेड करना होगा या इंडिया को रशिया से ट्रेड करना होगा, तो डायरेक्ट हम रुपीज में इससे ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। तो हम कह सकते हैं अब इंडिया और रशिया, इनके बीच में जब ट्रेड होगा ना, तो रुपीज एंड रूबल के हिसाब से ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। इनके द्वारा अभी एक स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी, ये एक प्लान लॉन्च किया गया जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। यहीं पर आपका इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी ये प्लान देखा जाएगा। यहीं पर आपका अगर डेथ इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक तरीके का मिक्स प्लान है जो कि काफ़ी बेनिफिट करेगा इनके लोगों को, इनके कस्टमर्स को। ठीक है, तो याद रखेंगे यहीं पर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाएगा, यहीं पर टैक्स बेनिफिट भी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी प्लान, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। तो नाम जरूर याद रखेंगे, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने क्या लॉन्च किया? स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी प्लान को लॉन्च किया, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस भी है, ये एक आपका सेविंग प्लान भी है, ये रिटर्न्स भी प्रोवाइड करेगा, लाइफ इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और ये सारी चीज़ें होंगी आपकी एक ही प्रोडक्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है ओपन। ओपन आपका एक नियो बैंक है, 2017 में इसको फाउंड किया गया था।
अनीश अच्युतन इनके को फाउंडर रहेंगे और सीईओ रहेंगे। इसको ओपन नियो बैंक को अभी आरबीआई का अप्रूवल मिल गया फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। डायरेक्ट चीज याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, ओपन नियो बैंक जो 2017 में खोला गया था, ये एक नियो बैंकिंग फिनटेक है। इनको अभी आपका पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है आरबीआई के द्वारा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड की। रिन्यू पावर को अभी एक आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट मिला, जो कि क्या है, एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप करने का। और ग्रीन हाइड्रोजन हम जानते हैं ये क्या होता है कि जब हम इसको बर्न करते हैं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज नहीं होती है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक प्योर ग्रीन फ्यूल है। मतलब ग्रीन है तो मतलब क्या है, ये एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहा है। मतलब और एक चीज और, जब इसको हम करते हैं ना, बोला जाता है कि पानी एज अ रेजिड्यू प्रोडक्ट निकलता है, वाटर। ऑलराइट, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एक सेटअप करने की बात की गई। कहां पे सेटअप किया जाएगा, लोकेशन रहेगी इजिप्ट में, ये सेटअप किया जाएगा, रिन्यू पावर के द्वारा सेटअप किया जाएगा। और इसके लिए $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लगेगी। आई रिपीट, इजिप्ट में आपका सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन में एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप कराया जाएगा। $8 बिलियन की लागत की मदद से रिन्यू पावर ये सेटअप करेगी और सालाना 2,20,000 टन आपका हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन यहां से प्रोड्यूस करा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की। इन्होंने द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ अभी टाई अप किया ताकि सस्टेनेबल एंड लो कार्बन फ्यूचर हमारा हो सके। बेसिकली एक ये रिपोर्ट है और इन दोनों के बीच में आपको एमओयू साइन किया गया है ताकि हम ग्रीन एनर्जीज को आगे बढ़ा सकें, हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे वर्क कर सकें, हम ऐसे रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी हैं, या फिर हम कहें जो कि कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं जब हम उनको बर्न करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जाए। हम उन कंपनीज को भी रिस्ट्रिक्शन लगाएं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो नहीं करती हैं। क्योंकि अब आप देखेंगे इंडिया में भी कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, नॉट जस्ट इंडिया, इवन दिल्ली की बात करें तो ये जो 2-3 महीने आते हैं अभी दिवाली के टाइम पे, यहाँ पे भी आप देखते हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। लिटरली बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होता है यहाँ पर, क्योंकि एक तो स्टबल बर्निंग हो गया, फिर फैक्ट्रीज का हो गया पॉल्यूशन, और फिर वो क्लाइमेट रीजन ही ऐसा होता है, फिर दिवाली आ जाती है तो पटाखों का पॉल्यूशन, तो काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने पॉल्यूशन भी नहीं, कहीं ना कहीं हमें अपने इन्वायरमेंट को ध्यान रखना है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज है वो एक रियल थिंग है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देख रहे हैं हर जगह पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर की मदद से जो टेम्परेचर चेंज हमें देखने को मिल रहा है। इवन पाकिस्तान में आपने देखा सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, फिर यूरोप में काफ़ी जगह सूखा पड़ गया, चाइना में आपने देखा सूखा पड़ गया, इंडिया में अभी तक आप देखेंगे प्रॉपर ठंड नहीं आई है। और आप देख रहे हैं धीरे 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 पिछले कुछ सालों से अगर आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं तो जो ठंड है ना वो आगे बढ़ती जा रही है। वरना नवंबर तक बहुत अच्छी ठंड हो जाती थी आप पिछले 4 से 5 सालों में भी, लेकिन अब वो ठंड शिफ्ट होती जा रही है आगे। तो इसी को ही क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ऑलराइट, और अगर मैं फिर टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करूं तो गणेश श्रीनिवासन रहेंगे और हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑनर से। काफी इंपॉर्टेंट, ये अवार्ड किनके द्वारा दिया जाता है, ये फ्रेंच लोगों के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। इस बार सुमित आनंद को, जो कि फाउंडर है इंडसाइट ग्रोथ पार्टनर्स के एंड प्रेसिडेंट है इंडो फ्रेंच चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री IFCCI के, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और किनके द्वारा, इमैनुअल लेनिन, ये एम्बेसडर हैं ऑफ फ्रांस टू इंडिया, इनके द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था नेपोलियन बोनापार्टे ने इन 1802, और यहीं पर याद रखेंगे जो पहले इंडियन थे जिनको सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से, वो कौन थे? द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड विद दिस अवार्ड वॉज महाराणा प्रताप सिंह, ठीक है, गुजरात में, और 1918 में उनको इस अवार्ड से पहली बार सम्मानित किया गया था। और अब जो इंडियन है वो है सुमित आनंद, इनको लीजन दे ऑनर, या फिर हम कह सकते हैं नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित करा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज भी मार्क करेंगे। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग, वो है अरविंद विरमानी जी। अरविंद विरमानी जी को फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है
नीति आयोग का। इनके बारे में बात करें, ये सीनियर इकोनॉमिस्ट है और इन्होंने चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर का भी रोल निभाया है इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्रॉम 2007 टू 2009। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इन्होंने 2009 से लेके 2012 तक ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं विवेक जोशी की। इनको अभी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है ऑन द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। इंपॉर्टेंट, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के अभी रिसेंटली कौन डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, वो है विवेक जोशी। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने अभी 16th हेलीकॉप्टर को डिलीवर किया टू इंडियन कोस्ट गार्ड, और यहीं पे बात की गई 9 और ऐसे हेलीकॉप्टर्स डिलीवर करने की टू द इंडियन कोस्ट गार्ड। उस हेलीकॉप्टर का नाम बताओ। वो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3। ऑलराइट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 वो आपका हेलीकॉप्टर है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर किया गया। ये 16वां हेलीकॉप्टर था और ऐसे 9 और हेलीकॉप्टर्स डिलीवर करने की बात की गई टू द इंडियन कोस्ट गार्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसको पावर किया जाता है 2 शक्ति हेलीकॉप्टर इंजन्स। इसमें हैवी मशीन गन्स हैं, ग्लास कॉकपिट है, यहीं पर आपका हाई इंटेंसिव सर्च लाइट भी है, इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल पॉड है, मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट है, सर्विलेंस रडार रहेगा। ये सारी चीज़ों से लेस है आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3। आप इसको पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, आर्टेमिस ये आपका एक रॉकेट है। किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। आफ्टर अपोलो मिशन, 50 साल के बाद अपोलो मिशन के बाद नासा ने आर्टेमिस को लॉन्च किया और ये नासा का रहेगा, याद रखेंगे। चंद्रयान इसरो का है, सीएनएसए चाइना की स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी है। चाइना अपना खुद का टिएंगोंग स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रशिया ने बोल दिया कि हम बैकआउट कर रहे हैं। रॉसकॉस्मोस ने बोला कि हम बाय द एंड ऑफ या बाय द स्टार्टिंग ऑफ 2024 इसमें हम बैकआउट कर जाएंगे। इवन अभी एक न्यूज आई है कि इसरो भी अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है। बाय 2030 ये इसको कंप्लीट करेंगे एंड इट विल बी अ लिटिल बिट स्मॉलर एज कंपेयर टू जो अभी का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नासा का नेक्स्ट जनरेशन आर्टेमिस रॉकेट लिफ्टेड ऑफ आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ आफ्टर अपोलो मिशन। कहां से लॉन्च किया गया? कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया इन केप कैनवेरल फ्लोरिडा, यूएसए। इस रॉकेट को किसके द्वारा डेवलप किया गया? बाय बोइंग कंपनी एंड ओरियन कैप्सूल बिल्ट बाय लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन विद नासा। मूविंग ऑन, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस 16 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल प्रेस डे, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। नेशनल प्रेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 नवंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी जो थीम रहेगी वो क्या है? द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग। आई रिपीट, थीम की क्या थीम रहेगी नेशनल प्रेस डे की? द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट आ जाता है ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक। 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर के बीच में हम ये ऑब्जर्व करते हैं। ये आपका 69th ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक था जो हमने ऑब्जर्व किया और इसकी थीम रहेगी इंडिया एट 75, ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव एंड फ्यूचर अहेड। फिर राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम लॉन्च की टू प्रोटेक्ट कैमल, ठीक है। इससे पहले 2022-23 के लिए 10 करोड़ रुपए अलोकेट किए थे राजस्थान गवर्नमेंट ने फॉर द कैमल प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। और फिर अभी 2.6 करोड़ रुपीस और अलोकेट कर दिए फॉर द कैमल प्रोटेक्शन स्कीम के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने, ठीक। यहीं पर क्या होगा, जो वेटरनरी डॉक्टर्स होंगे ये टैग करेंगे फीमेल कैमल को और उनके बच्चों को, काफ को, ताकि उनकी आइडेंटिटी की जा सके और उनको आइडेंटिटी कार्ड भी देंगे, एक आईडी कार्ड मिल जाएगा कैमल्स को, ठीक। चलिए, फिर नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा वर्ल्ड का पहला ड्रोन मेडिएटेड लाइफ स्टॉक वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम को सर्विस को लॉन्च किया गया। टेक ईगल उस स्टार्टअप का नाम है जो ये कैरी करेगा ये सर्विस को।
वो कौन सा ड्रोन यूज़ करेंगे? द वर्टीप्लेन X3 ड्रोन को यूज़ करेंगे ताकि एनिमल्स के लिए जो वैक्सीन है उसको डिलीवर किया जा सके। और ड्रोन की मदद से 12 टाइम फास्टर देन ग्राउंड ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है हुई। एंड ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये फर्स्ट ड्रोन मेडिएटेड लाइव स्टॉक वैक्सीन डिलीवरी सर्विस को लॉन्च करा गया था। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी और पीयूष गोयल ने को चेयर द फर्स्ट वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एमओयू साइन किया 5 डिफेंस कंपनीज के साथ। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ने इनॉग्रेट किया एमएनएम का पहला फार्म मशीनरी प्लांट पिथमपुर मध्य प्रदेश में। युद्ध अभ्यास 18वां एडिशन इंडिया और यूएस की आर्मीज के बीच में उत्तराखंड में हुआ। इंडिया क्लाइम टू 8th स्पॉट इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, डेनमार्क ने टॉप किया। नाइट फ्रैंक रिपोर्ट आई, इसमें इंडिया की 3 सिटीज वर अमंग द लार्जेस्ट डाटा सेंटर्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन, वो हैं दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद। फिर नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई, ये हम देख चुके हैं। ESAF बैंक टॉप्ड इन द बेस्ट इन क्लास इन द ESG रेटिंग्स फ्रॉम केयरएज। 9 स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट खोले जाएंगे इंडिया में ताकि रुपी में ट्रेड किया जा सके और RBI के द्वारा अप्रूवल मिला। ICI वेंचर्स इन्वेस्ट 360 करोड़ रुपीज इन सेलो वर्ल्ड। मैक्स लाइफ, इन्होंने एक कंबाइंड लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी। RBI ने 12 लाख रुपए का फाइन इंपोज किया ऑन 6 कोऑपरेटिव बैंक्स और 3 शाकाहारी बैंक्स। ओपन को RBI का नोड मिल गया फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। रिन्यू पावर को एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करने का मौका मिला इजिप्ट में फॉर विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $8 बिलियन। टाटा पावर DDL ने एक MOU साइन किया टेरी के साथ टू क्रिएट सस्टेनेबल एंड लो कार्बन फ्यूचर। सुमित आनंद को कन्फर किया गया विद द लीजन दे ऑनर अवार्ड बाय इनैमुअल लेनिन। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया अरविंद विरमानी को एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। हॉल ने डिलीवर किया 16वां एडवांस लाइट Mark 3 हेलीकॉप्टर और 9 और ऐसे हेलीकॉप्टर्स डिलीवर करने की बात की गई टू इंडियन कोस्ट गार्ड। नासा का नेक्स्ट जनरेशन आर्टेमिस रॉकेट टेक ऑफ आफ्टर 50 ईयर्स। एंड इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस 16 नवंबर को। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक 14 से 20 नवंबर को। और राजस्थान के द्वारा 2.6 करोड़ रुपीस और अलोकेट किए गए टू कैमल प्रोटेक्शन स्कीम। इससे पहले 10 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए थे। फिर अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला ड्रोन मीडिएटेड लाइव स्टॉक वैक्सीन डिलीवरी सर्विस। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे आज की न्यूज़। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 व्हाट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन एज ऑफ 15 नवंबर 2022। तो करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 8 बिलियन हो गई है पॉपुलेशन। पहली चीज तो आंसर मैंने बता दिया। आप यहाँ पे मुझे बताओ जो 8 बिलियन चाइल्ड बॉर्न हुआ है वो किस कंट्री से है, ये बताओ। थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट रखते हैं आज की वीडियो में। वो किस कंट्री से बिलोंग करता है आप वो बताओ मुझे। नेक्स्ट, which country signed the Just Energy Transition Partnership in the G20 summit? Which global group announced the Global Shield Insurance Initiative? Fourth, which country is the front runner in climate mitigation as per the Climate Change Performance Index? Fifth, which Indian Armed Force conducts the प्रस्थान स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। अगर सेशन पसंद आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मदद मिल सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का
का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।